स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 29 मार्च। हमारी फर्स्ट न्यूज़, हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कल वहाँ पे एक केस चल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बात कही। ये पॉइंट हमें यूपीएससी मेंस में काम आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत को रिपब्लिक नेशन बनते हुए 75 ईयर पूरे हो गए और हमारा जो बेस है रिपब्लिक का, ये काफ़ी स्ट्रांग है। अगर कोई फंडामेंटल राइट को यूज़ करते हुए अपने फ्री स्पीच को थ्रू पोएट्री, थिएटर, स्टैंड अप कॉमेडी एंड सटायर, इस वजह से हमारी रिपब्लिक को कोई भी वीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है। फंडामेंटल राइट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, लेकिन उस रिस्ट्रिक्शन को आप ना फंडामेंटल राइट के जो फ्री स्पीच का है उसके ऊपर ओवर शैडो नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा, किसी भी सभ्य समाज का एक मापदंड होता है, वो है फ्री स्पीच, बोलने की आज़ादी। अगर किसी पर्सन का व्यू आपके मेजॉरिटी व्यू से मैच नहीं कर पाता, तो आप उस आवाज़ को, उस व्यू को दबा नहीं सकते, क्योंकि मेजॉरिटी वो नहीं चाहती। कोर्ट फ्री स्पीच, फंडामेंटल राइट एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पे यहाँ पे बात करता है। और हमारा जो रिपब्लिक है उसका बेस कितना स्ट्रांग है, यहाँ से हमें दिखता है। अब चलते हैं आगे। कंबाइन डिफेंस सर्विस 2016 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था अर्थक्वेक का। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक्स, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? स्टेटमेंट फर्स्ट, earthquake largely occur along converging plate boundaries. Converging, diverging plate boundaries हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है। लार्जली अकर, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, जैसे हमारी इंडियन प्लेट है एंड यूरोपियन प्लेट है, एक दूसरे को कन्वर्ज कर रही है। हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। हम ऑप्शन में से सी हटा देंगे। सेकंड स्टेटमेंट, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इन लिथोस्फीयर इज नोन एज फोकस और हाइपोसेंटर। ये बात बिल्कुल सही है। ये है हमारी प्यारी अर्थ, और अगर यहाँ से शुरू होता है अर्थक्वेक, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस या फिर हाइपोसेंटर। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, हम ऑप्शन डी हटा देंगे। थर्ड आता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर। एपिसेंटर, जहाँ पे अर्थक्वेक
लैंड पे आ जाता है, टॉप पे, क्रस्ट पे, उसको कहा जाता है एपी सेंटर। और जैसे जैसे एपी सेंटर से दूरी बनती जाती है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, कम होते जाती है अर्थ क्यूब की। ये बात भी बिल्कुल सही है। 4 आता है एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन्स ओवर कॉन्टिनेंट वनली। एपी सेंटर कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, ओशन में भी हो सकता है, तो हम ना इसको हटा देंगे। हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। फिर आते प्रीलियम 2023 के क्वेश्चन पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than S waves। अगर ये अर्थक्वेक का फोकस है और यहाँ से शुरू होता है हमारा पी वेव्स, एक बॉडी वेव्स, उसके दो पार्ट आते हैं, पी वेव्स प्राइमरी वेव एंड एस वेव सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स चलते चलते अर्थ के क्रस्ट तक आते हैं और उसके बाद बनना शुरू होता है एस वेव्स। तो पी वेव काफ़ी फास्ट होते हैं और स्टार्टिंग में वो शुरू होते हैं फोकस से। इस वजह से पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर दैन एस वेव्स। ये बात बिल्कुल सही है। हमें यह फाइंड करना है करेक्ट आंसर। हम ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हटा देंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इन पी वेव्स, पी वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट करते टू एंड फ्रो इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। अगर ये हमारा फोकस है, हाइपोसेंटर है अर्थक्वेक का और ये है अर्थ का क्रस्ट, ये ना इस फॉर्मेट में ऊपर 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 नीचे जाता है, ऊपर चलते रहता है, टू एंड फ्रो वाइब्रेट होते चलता है जैसे से वेव ऊपर जाती है। वेयर एज इन एस वेव्स पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन एट अ राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। एक बार प्राइमरी वेव क्रस्ट पे आ जाते हैं, लेयर पे, उसके बाद ओना 90 डिग्री ऊपर नीचे चलते रहते और ओना स्प्रेड होते जाते हैं। तो ये भी हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट एंगल में। ये दोनों लाइन और ये सारे पॉइंट हमारी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वहाँ से पिकअप किए है यूपीएससी ने। कल म्यांमार में एक अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड था 7.7 मैग्नीट्यूड। ये है मैग्नीट्यूड की स्केल। यहाँ से हमें दो और कीवर्ड मिलते हैं। एक आता है आफ्टर शॉक एंड ट्रेमर। जब अर्थक्वेक आता है वो ना 7.7 चला जाता है, उसके बाद नीचे आता है और फिर छोटे मोटे शॉक आते हैं। इसको कहा जाता है आफ्टर शॉक या ट्रेमर। तो हमने अभी देखा अर्थक्वेक के दो वेव्स आते हैं,
body waves and surface waves. बॉडी वेव हर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं. पी वेव्स ये फास्टर है और सरफेस पे फर्स्ट आते हैं. साउंड वेव की तरह ये ट्रैवल करते हैं गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल से. यस वेव कुछ समय के बाद आते हैं, पर यह ट्रैवल कर सकते सिर्फ सॉलिड मटेरियल पे. हमने अभी देखा हाइपोसेंटर या फोकस. ये लोकेशन है जहाँ पे अर्थक्वेक शुरू हुआ था. ये रहता है बिलो अर्थ सरफेस. और आता है हाइपोसेंटर, लोकेशन राइट अबोव हाइपोसेंटर ऑन अर्थ सरफेस. अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए 3 स्केल हमारे पास है. फर्स्ट आता है सिस्मोमीटर्स. ये मेजर करता है सिस्मिक वेव्स को. सेकंड आता है रिश्टर स्केल. ये मेजर करता है मैग्नीट्यूड को, जिसकी रेंज आती है 0 से 10. और एक आता है मर्करी. ये मेजर करता है इंटेंसिटी को, जिसकी रेंज आती है 1 to 12. जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थक्वेक का, सबसे ज़्यादा आते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट में 81%. और हमारा हिमालय, म्यांमार, चाइना का इंटीरियर पार्ट, ये आते हैं सबसे डीप अर्थक्वेक जोन में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज. अब चलते हैं आगे. आप किसी रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने जाते हो, और जब आपके पास आपका बिल आता है, यहाँ पे होटल का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपके मेनू रहते हैं, आपने क्या क्या खाया. और नीचे रहता है सर्विस टैक्स. हम उसको पे करते, पूछते नहीं भाई कितना हो गया, और सर्विस तूने कौन सी सर्विस पे हमें टैक्स लगाया या चार्ज लगाया. टोटल बिल हम पे कर देते. पर ऑलरेडी 2020 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उन्होंने एक गाइडलाइंस इशू किया था. उन्होंने कहा रेस्टोरेंट या होटल अपने कस्टमर से सर्विस चार्ज नहीं ले सकते ओवर एंड अबोव जो कॉस्ट है फूड आइटम्स के. और इसी के अगेंस्ट में जो रेस्टोरेंट के एसोसिएशन थे, वो दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए थे. तब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात कही. उन्होंने कहा सर्विस चार्ज मतलब टिप्स, ये ना वॉलंटरी पेमेंट होता है कस्टमर के द्वारा. आप इसको कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं कर सकते. कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये आती है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में. यहाँ से प्रीलियम की लाइन बन सकती है. 2022 के प्रीलिम के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ स्टेटमेंट गिवन अबोव इज आर करेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट, pursuant to report of H.N. Sanyal Committee, Contempt of Court Act 1971 was passed. NCERT में या
एम लक्ष्मीकांत में एच.एन. सन्याल कमेटी का नाम कहीं नहीं है। हाँ, हमारे एम लक्ष्मीकांत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कुछ जगह पे आया है। हम इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये इम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को एंड हाई कोर्ट को टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। ये बात बिल्कुल सही है। हम हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हटा देंगे। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये बात बिल्कुल गलत है। डिफाइन करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो हम हमारा थर्ड स्टेटमेंट हटा देंगे। वैसे भी ऑप्शन सी, डी ऑलरेडी हट गए थे। स्टेटमेंट 4, इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बात बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट को पावर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनको छोड़ के पार्लियामेंट किसी भी लोअर जुडिशरी को ये पावर दे सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पावर दी नहीं है। हमारा 4 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और हम देखते हैं हमें हमारा आंसर मिल जाता है बी। हमें पता नहीं था एच.एन. सन्याल कमेटी क्या थी, कब आई थी, पर स्टेटमेंट वैसे बनाए गए, ऑप्शन वैसा बनाए, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। आज की न्यूज़ ना इसी बात को कवर करती है। सबको पता है क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसके 2 टाइप आते हैं, एक आता है सिविल, एक आता है क्रिमिनल। और जितने हमारे हाई कोर्ट से एंड सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में 1800 एंड डिफरेंट हाई कोर्ट में 1.43 लाख जो केसेस है कंटेम्प्ट के, वो अभी पेंडिंग है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो इशू है वो ना सिर्फ हैंडल करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब तक लोअर जुडिशरी का यहाँ पे कहीं नाम नहीं आया है। यहाँ से हमें सेकंड कीवर्ड मिलता है, वो है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। हमारा एक प्रोजेक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का ई कोर्ट, और इसके अंडर में आता है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। मतलब कितने जजेस है, कितना कोर्ट है और कितने केसेस पेंडिंग है और किस कोर्ट में कितने बजे किस केस की हियरिंग है। ये सारे पॉइंट, सारी इंफॉर्मेशन होती है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पे। हो सके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे यूपीएससी प्रीलिम में फिर से क्वेश्चन बन जाए। अब आते हैं इस PYQ पे, कंबाइंड डिफेंस सर्विस 2020 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। हु अमॉन्ग फॉलोइंग क्रिएटेड फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920? BP वाडिया, S.A. डांगे, N.M. जोशी, B.T. रणदीवे। हमने बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ी है, उनकी 2 बुक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 3 बुक। फर्स्ट आती है मॉडर्न इंडिया, सेकंड आती है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस,
और थर्ड आती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड आती है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। यहाँ पे हमें मोस्टली मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन यही से आते हैं। इसका आंसर है एन एम जोशी, उनके साथ थे लाला लजपत राय। तो आज एक न्यूज़ आई है, हमारी जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, उन्होंने DA एंड DR बढ़ा दिया है। DA का मतलब है डेयरनेस अलाउंस, ये होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और डेयरनेस रिलीफ ये होता है पेंशनर के लिए। साल में 2 बार DA DR बढ़ाया जाता है, एक है मार्च, दूसरा है अक्टूबर। और हमें यहाँ से हमारा आज का क्वेश्चन मिलता है, एक कीवर्ड, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। हो सके क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन बन जाए, मॉडर्न हिस्ट्री में। अब आते हमारी इस न्यूज़ पे, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS3 में सिक्योरिटी, साइंस टेक, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। हेयर हेड माउंटेड डिवाइस इस आर्मी के ऑफिसर ने लगाया है, और ये ऑपरेट कर रहा है किसी ड्रोन को वार जोन में। जैसे इनकी फेस की मूवमेंट रहेंगी हेड की, उसी मूवमेंट में ये ड्रोन अपना काम करेगा। वार जोन में हर बार बड़े बड़े टैंक या एक्सपेंसिव मिलिट्री वेपन्स लेके जाना ठीक नहीं रहता या कॉस्टली हो सकता है। तो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन यूज़ करके मॉडर्न वॉरफेयर अब चल रहा है। ये बात ना यूक्रेन वार में सामने आई। हमारी इंडियन आर्मी ने इसके लिए बनाया फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, जिसमें रहेंगे एंटी टैंक पेलोड, और इसको बनाया है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी, जो आती है चंडीगढ़ में। अब चलते हैं आगे। यहाँ से हमें साइंस, सिक्योरिटी, कुछ प्रीलिम के पॉइंट मिलते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको बना रहा है हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये भारत का प्रथम स्वदेशी डिज़ाइन किया है एंड डेवलप किया है कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को, जो ऑपरेट हो सकता है 5000 मीटर एल्टीट्यूड पे। यहाँ से हमें एक कीवर्ड मिलता है, हो सके यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बने। कोई कंपनी है हेलीकॉप्टर की या प्लेन की, वो ना अपने प्लेन्स या हेलीकॉप्टर रेंट पे अगली पार्टी को देते हैं। इसी को कहा जाता है लीजिंग करना, मतलब रेंट पे देना। पर एक आता है वेट लीजिंग, दूसरा आता है ड्राई लीजिंग।
जब कोई कंपनी अपने प्लेन हेलीकॉप्टर किसी को लीज पे देती है, अपने प्लेन भी देती है, अपना मैनेजमेंट स्टाफ भी देती है, इसको कहा जाता है वेट लीजिंग। और ड्राई लीजिंग में वो सिर्फ अपने प्लेन देती है या फिर अपने हेलीकॉप्टर देती है, पर अपने मैनेजमेंट के लोग नहीं देती। इसको कहा जाता है ड्राई लीजिंग। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हो सके यहाँ से CAPF में क्वेश्चन बने या फिर CDS में बने। अब आते हैं इस PYQ पे। ये क्वेश्चन आया था 2023 के CDS 2 एग्ज़ाम में। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी IMU is not correct? Option A, it was established through an act of parliament as a central university. Option B, it was established primarily to support Indian Navy. Option C, it is located in Chennai Super Kings CSK. Option D, it was established to extend benefits of knowledge and skills for development of individuals and society by associating closely with local, regional and national issue of development. ये कहते हैं जो लोकल, रीजनल एंड नेशनल इश्यूज है उसको यूज़ करते हुए इंडिविजुअल को एंड सोसाइटी को बेनिफिट मिले उस नॉलेज का, उस स्किल का। अभी एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, established by an act of parliament in 2008। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो बनी थी 2008 में। और उस पे ना जब 15 ईयर पूरे हो गए 2023 में, UPSC ने उस पर CDS में क्वेश्चन पूछ लिया। हमारे लिए ईयर का मैटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये लोकेटेड है चेन्नई में, चेन्नई सुपर किंग्स। और इसके कैंपसेस ना डिफरेंट सिटीज़ में, जैसे कोची, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम। फिर आते हमारे क्वेश्चन पे, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी IMU, नॉट करेक्ट। इट वॉज इस्टेब्लिश थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये बात बिल्कुल सही है। ये लोकेटेड है चेन्नई में, ये भी सही है। जो नॉलेज है, स्किल है, उसका बेनिफिट इंडिविजुअल को हो जाए, सोसाइटी को, ये भी सही हो सकता है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बी, इस्टेब्लिश प्राइमरली टू सपोर्ट इंडियन नेवी। इसके बाकी बहुत काम है, रिसर्च, ब्लू इकोनॉमी,
ओशनोग्राफी एंड इट्सेट्रा। अगर ये इंडियन नेवी के लिए होता तो यहाँ पे ना इंडियन नेवी का कहीं ना कहीं हमें लोगो दिखता और लिखा होता नीचे जॉइन इंडियन नेवी। इस लॉजिक से हम हमारा ऑप्शन बी को हटा देंगे। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हमने अभी शुरू की है स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में। गवर्नमेंट ना सपोर्ट करना चाहती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को। हमारा फोकस है हम बनाएंगे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स को एंड आईटी हार्डवेयर को। साथ ही हम बनाएंगे मोबाइल फ़ोन्स इस स्कीम के अंडर में। आप कितना टर्नओवर करते हो या फिर आप कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हो वो कंपनी, उस पे ना उस कंपनी को इंसेंटिव मिलेंगे। हो सके यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बने, क्या है स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे। यहाँ से हमारे लिए प्रीलिम के पॉइंट मिलते हैं। फर्स्ट आता है RIS, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, विकसनशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली। RIS ये लोकेटेड है नई दिल्ली में। ये एक थिंक टैंक है जो आती है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में। ऑटोनॉमस थिंक टैंक है और उसके अंडर में आता है CMEC, सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी। और यहाँ पे जो लाइन दिख रही है हो सके सीधी लाइन यूपीएससी प्रीलिम में स्टेटमेंट वाइज हमें दिखे, जैसे सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी एट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं क्या रिसर्च इन मैरीटाइम सेक्टर में with reference to engagement with other maritime nations, regions या alliance, as well as India's growth in maritime sector। जो हमने एलेबोरेट किए मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 में और मैरीटाइम इंडिया विजन 2013 में। ये हमारे टारगेट्स है 2047-2030। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।